Hello everyone. Today I'll discuss about the rules of nominative absolute. आज हम बात करेंगे nominative absolute का यूज करके कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं. How will you combine two simple sentences into one simple sentence by using nominative absolute. इस nominative absolute का यूज करके कैसे आप दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे. ओके, तो आज लास्ट क्लास में हमने डिफाइन किया था पार्टिसिपल के रूल्स फर्स्ट क्लास में. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था बाय यूजिंग इन्फिनेटिव हाउ विल यू कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस. फर्स्ट वीडियो में बाय यूजिंग participle how will you combine two simple sentences into one simple sentence. Today I'll explain the rules of nominative absolute, means by using nominative absolute how will you combine two simple sentences into one simple sentence. तो बहुत अच्छे से आप देखिएगा वीडियो को और नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, नोट जरूर करते रहिएगा साथ में आप लोग, ताकि कभी आपको कोई दिक्कत ना आने पाए. आपको समझ में आएगा बिल्कुल. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए, ठीक है, बट आप लोग नोट जरूर बना लीजिएगा ताकि आपके फ्यूचर के लिए वो यूजफुल हो सके. तो आप हेडिंग डाल दीजिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट. नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक है. नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है. नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्टिव, मींस सब्जेक्ट. नॉमिनेटिव मींस क्या होता है, सब्जेक्टिव. एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री. जिस सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो फ्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोलते हैं. तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को आने वाली है या स्टूडेंट्स को आती है वो क्या आती है कि कैसे पहचानेंगे. देखिए सिंथेसिस में जो सबसे बड़ा खेल है वो यही है कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि किस रूल को यहाँ पे हम फॉलो करेंगे. जैसे पार्टिसिपल में मैंने बता दिया था कि दो सब्जेक्ट सेम होंगे और वर्क में कंटिन्यूटी है तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल करेंगे. एक में पास्ट पार्टिसिपल में नाउन और एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है नाउन को तो पास्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट पार्टिसिपल में दो काम हो रहे हैं, दोनों के बीच में गैप है, इंटरवल है, पॉज है, तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे. इन्फिनेटिव में भी मैंने बताया कि यदि एक रिजल्ट शो कर रही है वहां पे, है ना, जो उद्देश्य को बताती हो, जो फाइनाइट वर्ब उद्देश्य को बताती हो, उसे क्या कर दोगे आप, इन्फिनेटिव में चेंज कर दोगे. तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करना है ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना आने पाए. चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से, या उसके पहले रूल बता देते हैं हाँ, ताकि आपको दिक्कत ना लगे कोई. नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आप कैसे पहचानेंगे ये आपको ध्यान देना है. जैसे दो सेंटेंस दिए हुए हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर देते हैं. इसमें जो सब्जेक्ट दिया है, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग होगा. पार्टिसिपल में क्या था, दोनों के सब्जेक्ट सेम होते थे, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में यदि आपने देखा कि दोनों के सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग हैं. ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी. फिर पहला रीजन ये है, पहला आप नोट भी कर लेंगे, नोट कर लीजिए कि सब्जेक्ट विल बी चेंज्ड, ठीक है, या डिफरेंट. यहां पर सब्जेक्ट क्या होंगे, दोनों के सब्जेक्ट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. ठीक है, सब्जेक्ट अलग होंगे, डिफरेंट होंगे. पहली पहचान आपकी ये है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की, सब्जेक्ट विल बी चेंज या सब्जेक्ट विल बी डिफरेंट. ठीक है, दूसरी पहचान इसकी ये होती है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की कि इन दोनों में एक रिलेशन होता है. वो रिलेशन क्या होता है, कॉजल रिलेशन होता है. तो आप यहाँ पर दूसरे पॉइंट डाल के नोट कर सकते हैं कि इनमें रिलेशन होता है, कॉजल रिलेशन होता है. कॉजल रिलेशन होता है. कॉजल रिलेशन का मतलब होता है कि कारण, आप इसको नोट कर सकते हैं, कारण और परिणाम. कारण और परिणाम ऐसा संबंध दिया होगा. मींस एक सेंटेंस में कोई रीजन होगा, एक सेंटेंस रीजन का सेंस एक्सप्रेस कर रहा होगा, दूसरा रिजल्ट शो कर रहा होगा. यदि कुछ ऐसा संबंध आपस में है तो आप तुरंत पहचान लेना कि वहां पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल फॉलो करेंगे. क्लियर, दोनों के सब्जेक्ट अलग होने चाहिए, एक में रीजन हो, एक में रिजल्ट हो, एक कारण शो कर रहा हो, मींस कॉजल रिलेशन होना चाहिए. CAUSAL आप नोट डाउन कर लीजिए. कॉजल रिलेशन होना चाहिए, मींस कारण और परिणाम शो कर रहे हो. अभी मैं एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप बना लेंगे. ठीक है, तो कॉजल रिलेशन साथ में ही आप इसको नोट डाउन करते चलिए ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो. चलिए अब देखते हैं, इसमें तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं.
जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करेंगे उसमें 3 प्रकार के सेंटेंस इसमें पूछ सकता है। तो 3 रूल्स हमें पढ़ना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कि कैसे कैसे सेंटेंस आ सकते हैं। तो 3 प्रकार के सेंटेंस आ सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। जब कभी आप दो सेंटेंसेस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में 2 सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो एक तो आप करेंगे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पहला रूल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द। लेकिन कब करेंगे? जब सेंटेंस आपका दिया होगा एक्टिव वॉइस में। आप नोट कर लीजिए, जब सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होगा यू विल यूज हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नंबर 2, दूसरा हम यूज क्या करेंगे? हैविंग प्लस बीन का यूज करेंगे। हैविंग बीन ऐसे भी लिख सकते हैं, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब सेंटेंस हमारा दिया होगा पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस दिया होगा। तीसरा रूल ये है जब कोई फॉर्म ऑफ बी आ जाए, आप तीनों नोट करिएगा अच्छे से। जब कभी फॉर्म ऑफ बी आ जाए मींस इज, एम, आर, वाज, वर, ये वर्ड्स आ जाए, इज, एम, आर, वाज, वर ये आ जाए तो इनके प्लेस पे आपको राइट करना होगा बीइंग, BEING। बस आपको इतना समझना है इसमें, और कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होनी है, ठीक है। यदि आपको नीचे नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यदि इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, वाज आ जाए, ठीक है, वर आ जाए तो इनके प्लेस पर चेंज करके क्या लिखना होगा? बीइंग को राइट कर देना होगा और आसानी से आप सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं। तो 3 रूल मैंने बताया आपको कि जब सेंटेंस, पहली पहचान क्या है? पहचान फिर से सुनिए, सब्जेक्ट दोनों चेंज होंगे और दोनों के बीच में जो काम हो रहा होगा उसमें रीजन और रिजल्ट का ये डिफरेंट होगा। मींस एक सेंटेंस आपकी रीजन शो कर रही होगी, एक आपकी रिजल्ट शो कर रही होगी। यदि ये कुछ दिया हुआ, ऐसा कुछ दिया है, आप तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल फॉलो करेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के सेंटेंस कितने तरीके से हो सकते हैं? 3। एक्टिव में है तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा देना, पैसिव में है तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा देना, और कोई फॉर्म ऑफ बी आ जाए, इज, एम, आर, वाज, वर आ जाए तो वहां पर बीइंग लगा देना। अब ये आपके सारे रूल्स हो गए। अभी मैं जैसे आपको 3-4 सेंटेंस प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस आप पूरा वीडियो जरूर अच्छे से देखिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना हो। चलिए अब एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमें हर चीज क्लियर हो सके। देखिए आपको रूल समझ में आ गए वो अलग बात है। जो मैंने रूल समझा दिया कि दोनों के सब्जेक्ट चेंज होंगे, पहला रूल तुरंत पहचान लेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। दूसरी पहचान क्या बता दिया कि एक में रीजन होगा, एक रिजल्ट शो कर रहा होगा। आप तुरंत पहचान लो, आपको समझ में आ गया, ये अलग बात है। लेकिन जब उसको प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आप अच्छे से उसको सीख सकेंगे। तो प्रैक्टिस जरूर करिए, साथ में मेरे सेंटेंस नोट करते रहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस सेंटेंस मैंने लिखा द सन रोज, सूरज निकला, सूरज उगा ना, फुल स्टॉप पहला सेंटेंस है। दूसरा है द फॉग डिसअपीयर्ड। चलिए देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अभी मैंने रूल बताया, अब एक एक रूल अप्लाई करेंगे आपके साथ और आप देखेंगे कैसे आसानी से आप सेंटेंस बना लोगे। पहली पहचान मैंने बताई थी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की कि सब्जेक्ट दोनों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। मिल गई ना पहली शर्त? यहाँ द सन सब्जेक्ट है, दूसरे में क्या है? द फॉग सब्जेक्ट है। मींस पहली कंडीशन हमें मिल गई कि दोनों के सब्जेक्ट क्या होंगे? सब्जेक्ट विल बी चेंज्ड। दूसरी पहचान मैंने बताया था कि एक रीजन शो कर रहा होगा और एक दूसरा क्या दिखा रहा होगा? रिजल्ट दिखा रहा होगा। अब देखिए रीजन, अब इसको पढ़िए, इसका सेंस समझिए। द सन रोज, सूरज निकला, फिर हुआ क्या? द फॉग डिसअपीयर्ड, कोहरा क्या हो गया? गायब हो गया। तो सूरज निकलने का असर क्या हुआ कि कोहरा गायब हो गया? तो कोहरा गायब होने का कारण क्या है? सूरज का निकलना। और सूरज निकलने से रिजल्ट क्या हुआ? कोहरा गायब हो गया। समझ में आ गया कि एक क्या कर रहा है? रीजन शो कर रहा है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए रीजन क्या है कि सूरज निकला, रिजल्ट क्या हुआ? कोहरा गायब हो गया, है ना? कोहरा गायब हुआ, उसका रीजन क्या है? सूरज का निकलना, इसीलिए कोहरा गायब हुआ। तो एक रीजन शो कर रहा है, एक रिजल्ट शो कर रहा है। तुरंत हमने पहचान लिया कि इसमें हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फॉलो करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे, अभी मैंने बताया था, फिर 3 रूल नीचे बताया कि कब आप एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव में होगा तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, और जब फॉर्म ऑफ बी आ जाएगी तो
बीइंग का यूज करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए, जब पार्टिसिपल हमने बताया था तो उसमें तो सब्जेक्ट सेम होते थे, आप एक सब्जेक्ट लिख देते थे, एक से काम चल जाता था, ठीक है। बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों सब्जेक्ट हैं, दोनों फ्री हैं, तो आपको दोनों का यूज करना पड़ेगा। तो आप कैसे बनाएंगे, द सन हैविंग, देखिए अब ये क्या है, एक्टिव वॉइस है ना, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में सन रोज, सूरज खुद उग रहा है, तो पैसिव तो नहीं है, तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाए, द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन। जहां पे फुल स्टॉप है वहां पे आप कॉमा का यूज करिए, ताकि ये कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी, इसको मत भूलिएगा। फिर क्या बच रहा सेंटेंस, द फॉग डिसअपीयर्ड, The fog disappeared। ये बेटा सेंटेंस हमारा बन गया, The sun having risen, the fog disappeared। ठीक है, आसानी से आप बना सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस। चलिए एक दो सेंटेंस और हम देखते हैं एक्टिव वॉइस फॉर्म के, एक्टिव वॉइस में कैसे आप सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस राइट करिए, मेरे साथ लिखते रहिए आप लोग। जो सेंटेंस दिया हुआ है, द पुलिस केम या अराइव्ड, कुछ भी लिख सकते हो, द पुलिस अराइव्ड, फुल स्टॉप, the dacoits ran away, ठीक है, the dacoits ran away। अब देखिए बेटा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, द पुलिस एक सब्जेक्ट है, दूसरे में सब्जेक्ट क्या है, dacoits है, दोनों सब्जेक्ट चेंज है ना, पहली कंडीशन हमें मिल गई, पहली शर्त मिल गई नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की। फिर क्या है, कह रहा है द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आई, dacoits ran away, चोर क्या हुए, बदमाश क्या हुए, डाकू भाग गए। तो चोर के आने का रिजल्ट क्या हुआ कि पुलिस के आने का रिजल्ट क्या हुआ कि dacoits ran away। तो ये रिजल्ट शो कर रहा है, और ये क्या है, रीजन है। रीजन यहाँ पर चोरों के भागने का कारण क्या है, पुलिस का आना, और पुलिस के आने से रिजल्ट क्या हुआ, चोर भाग गए, बदमाश भाग गए। तो है ना, एक रीजन और एक रिजल्ट, आपको ये समझ में आ जाएगा। और आप यकीन मानिए, आप सारे रूल्स बहुत अच्छे से देखिए, नोट डाउन करिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। इतना अच्छे से आसानी से आपको समझ में आएगा कि आप बिल्कुल एक बार देख लीजिए वीडियो अच्छे से, नोट्स बना लीजिए, फिर आपको कोई जरूरत नहीं होगी। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सारे वीडियोस मिल सके। ओके, तो कैसे बनाएंगे, अब आप आसानी से बना सकते हैं। हमसे पहले आपका सेंटेंस बन जाना चाहिए। देखिए क्या हो जाएगा, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, कॉमा, अब यहाँ पे द का टी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, द dacoits ran away। देखिए बेटा कितनी आसानी से आपका सेंटेंस बन रहा होगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में अब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आसानी से अब आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए साथ में ही, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द dacoits ran away। ठीक है, क्योंकि अभी हमें कुछ सेंटेंस पैसिव वॉइस के भी बताने हैं, और कुछ जो फॉर्म ऑफ बी के हैं उसमें यदि नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, अभी कुछ एक दो सेंटेंस और इस रूल का बता देता हूं। जैसे देखिए, the sun set, full stop, the workers left the work, ठीक है। चलिए, द सन सेट, एक सब्जेक्ट क्या है हमारा, सन है, दूसरे में क्या है, द वर्कर्स है, सब्जेक्ट चेंज है। द सन सेट, सूरज डूब गया, द वर्कर्स लेफ्ट द वर्क, मजदूरों ने, काम करने वाले लोगों ने वर्क को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो रिजल्ट क्या हुआ कि काम को छोड़ दिया। उसका कारण क्या है कि सूरज डूबा, इसीलिए तो काम छोड़ दिया, है ना। रीजन और रिजल्ट बहुत इजी है। तो आप फिर तुरंत सेंटेंस बना लेंगे, द सन हैविंग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अभी आपको बहुत टफ लग रहा होगा स्टार्टिंग में कैसे क्या होगा, लेकिन अब आपको बहुत इजी लग रहा होगा, कॉमा, द वर्कर्स लेफ्ट द वर्क। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। यहां पर आप नंबरिंग कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। द बेल रैंग, फुल स्टॉप, द बॉयज या द स्टूडेंट्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं, या कुछ और, द बेल रैंग द स्कूल, द बेल रैंग द स्कूल क्लोज्ड, द स्कूल क्लोज्ड,
घंटी बज गई और स्कूल क्या हुआ, बंद हो गया। तो यहाँ पर द बेल सब्जेक्ट है, यहाँ द स्कूल है, तो क्या करेंगे यहाँ पर द बेल हैविंग रंग कॉमा द स्कूल क्लोज। तो आई थिंक ऐसे सेंटेंसेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है उनको आप बहुत आसानी से बना लेंगे, अब कभी भी ऐसे सेंटेंसेस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं जो सेंटेंस पैसिव वॉइस में, एक दो एग्जांपल पैसिव वॉइस का भी एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको वहां पे भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। चलिए सेंटेंस राइट करिए आप लोग पैसिव वॉइस का। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है पैसिव में, नंबरिंग आप कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, 5 6 जो भी क्वेश्चन हो। the work was done, we went back home। चलिए देखिए, we went back home, पहले the work was done, काम कर लिया गया था पैसिव वॉइस में। अब जब काम कर लिया गया है तो किसी के द्वारा ही तो काम किया गया होगा, मींस पैसिव वॉइस है। वी वेंट बैक होम, हम घर वापस चले गए। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वर्क है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वी है, फुल स्टॉप कर दीजिएगा। तो द वर्क वाज डन, काम पूरा कर लिया गया था। वी वेंट बैक होम, हम घर चले गए। तो हम घर वापस क्यों गए, रीजन क्या है, क्योंकि काम पूरा हो गया था, और काम पूरा हो गया था तो रिजल्ट उसका क्या हुआ कि हम घर वापस चले गए। बस ये समझना। लेकिन पैसिव वॉइस में है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, द वर्क हैविंग बीन, समझिएगा आप, द वर्क हैविंग बीन डन, पहले से थर्ड फॉर्म दी हुई है, द वर्क हैविंग बीन डन, कॉमा वी वेंट बैक होम। आसानी से आपका सेंटेंस बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम ऐसे सेंटेंसेस में आपको नहीं होने वाली है। ऐसे सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में बस आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, आपका सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। ये सेंटेंस दिया हुआ है, द कैप्टन, साथ में आप लोग नोट करते रहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। द कैप्टन वॉज किल्ड, कैप्टन को मार दिया गया था, फुल स्टॉप। द आर्मी फ्लेड अवे। चलिए देखिए सेंटेंस क्या है, द कैप्टन वॉज किल्ड, कप्तान जो था आर्मी का उसे मार दिया गया था। द आर्मी फ्लेड अवे, फिर फौज क्या हुई, भाग गई। जब कप्तान मार दिया गया तो अब कप्तान को मार दिया गया था, द कैप्टन वॉज किल्ड, कप्तान अपने आप तो नहीं मर गया होगा ना, तो जो काम दूसरे के द्वारा किया जाता है पैसिव वॉइस, और फिर वाज है प्लस थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस कंडीशन ही है। तो जैसे हमने देखा कि ये सिचुएशन में है तो तुरंत समझ गए सेंटेंस हमारा किस में है, पैसिव वॉइस में है। तो तुरंत हम आप बना लोगे सेंटेंस, क्या हो जाएगा, द कैप्टन, आप लोग साथ में बनाइए और मुझसे पहले बनाइए सेंटेंस को। द कैप्टन हैविंग बीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही होगी, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, यहाँ पर कॉमा, द आर्मी फ्लेड अवे। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा कि जब सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होगा तो उसको आप कैसे बनाएंगे, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द आर्मी फ्लेड अवे। ओके, तो अब ऐसे सेंटेंसेस में आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जो पैसिव वॉइस में दिए होंगे उनको आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक आप अब लोगों को समझा भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके हम कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। यदि आपने सच में ईमानदारी से वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप किसी को भी समझा सकते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं इसका, पैसिव वॉइस का, उसके बाद फिर फॉर्म ऑफ बी की बात करते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है, द पॉकेट वॉज, चलिए लिखिए साथ में, द पॉकेट वॉज पिक्ड, जेब काट ली गई थी, पॉकेट वॉज पिक्ड। अब जेब को अपने आप तो नहीं काटेगा, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म मींस कौन सी फॉर्म, पैसिव फॉर्म। द पॉकेट वॉज पिक्ड, आई हैड
I had no money for bus fare. I had no money for bus fare. The pocket was picked. जेब क्या हो गई थी? काट ली गई थी। अब क्या था? I had no money for bus fare. मेरे पास बस का किराया भी नहीं था। तो बस का किराया नहीं था, उसका कारण क्या था? कि हमारी जेब काट ली गई थी, है ना। और जेब काट ली गई, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे पास बस के लिए, किराए के लिए पैसा भी नहीं बचा। बट पैसिव वॉइस में तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? द पॉकेट हैविंग बीन picked, comma, I had no money for bus fare. देखिए, किसी भी रूल को सीखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है प्रैक्टिस। मैं ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस कोशिश करता हूं कि आपको प्रैक्टिस में दूं, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा सेंटेंस आप बनाएंगे, उतना अच्छा आप सीखेंगे। अब ये नहीं कि 2 सेंटेंस आपने देख लिया, चलो काम हो गया, नहीं देखना, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। हर तरीके के सेंटेंस आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, वीडियो से भी देखिए, फिर खुद से प्रैक्टिस करिए ऐसे सेंटेंस बनाने की, फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये हमारा दूसरा रूल भी कंप्लीट हो जाता है। जो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होंगे उनको कैसे बनाएंगे। चलिए लास्ट रूल की बात करते हैं। नॉमिनेटिव में आज फिनिश करूंगा पूरा। तीसरा रूल इसमें मैंने बताया था, जब फॉर्म ऑफ बी आ जाएगा तो एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। अब जो फॉर्म ऑफ बी होगी उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्म ऑफ बी आप चाहो तो हेडिंग डाल के भी कर सकते हो। एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में एक्टिव वॉइस डाल सकते हो, फिर पैसिव वॉइस में डाल सकते हो, फिर यहाँ फॉर्म ऑफ बी डाल के भी राइट कर सकते हो। क्योंकि आपको समझना है कि यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो कर रहे थे, ताकि हालांकि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझने में आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं सेंटेंस। फॉर्म ऑफ बी का जो सेंटेंस दिया होगा कैसे दिया होगा, जैसे द स्कूल, या कुछ और सेंटेंस लिखते हैं, द प्ले वाज ओवर, द प्ले वाज ओवर, फुल स्टॉप, द प्ले वाज ओवर, all left the field, F-I-E-L, all left the field, गेम ओवर हो, खेल खत्म हो गया था, सभी ने क्या किया? फील्ड छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर वाज तो आया है, लेकिन इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, अब मत सोच लेना कि यार ये भी तो पैसिव वॉइस है ना, ऐसा नहीं है। वहां पर वाज आता था, जैसे मैंने बोला था द पॉकेट वाज पिक्ड, तो वाज के बाद क्या था बच्चे? वहां पिक्ड था, मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब थी। बट यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, है ना, तो ये पैसिव वॉइस तो नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर फॉर्म ऑफ बी आ गई है, तो ऐसे सेंटेंस को जब हम बनाएंगे पैसिव में तो क्या हो जाएगा? द प्ले बीइंग, वाज आ जाए, इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, तो उनको सबको किसमें चेंज कर देना? बीइंग में चेंज कर दो, बस पूरा सेंटेंस बन गया। कुछ नहीं करना है हमको। द प्ले बीइंग ओवर, कॉमा, all left the field। चलिए बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। जब इज, एम, आर, वाज, वर आ जाए तो उसको किसमें बदल देंगे? हम बीइंग में बदल देंगे। अभी मैंने बताया था कि जब इज, एम, आर, वाज, वर आ जाता है तो वहां पर वर्ब को आप किसमें चेंज कर देंगे? बीइंग में चेंज करेंगे, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई थिंक ये भी रूल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक सेंटेंस और इसका मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, जैसे नोट करते रहिए साथ में आप लोग। द पिक्चर was interesting, the picture was interesting, we enjoyed it, the picture was interesting, we enjoyed it very much, चलिए देखते हैं फिर से। यहाँ पर क्या आ गया? फॉर्म ऑफ बी आ गया है, वहां पे थर्ड फॉर्म नहीं है। बस पहचान मिल गई हमको। ये पिक्चर क्या थी? इंटरेस्टिंग थी, हमने खूब मजे किए, है ना, खूब एंजॉय किया। तो क्या बनाएंगे सेंटेंस को? द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, कॉमा, we enjoyed
it very much, we enjoyed it very much। तो अब आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे सेंटेंसेस में। जहां पर फॉर्म ऑफ बी आ जाएगा वो उन सेंटेंसेस को भी आप आसानी से बना लेंगे। एक सेंटेंस इसका और बोले दे रहा हूं। सेंटेंस है द टीचर was absent। टीचर क्या थे? एब्सेंट थे। फिर the teacher was absent, टीचर एब्सेंट थे। the boys did not work, लड़कों ने काम नहीं किया। क्योंकि जब टीचर एब्सेंट होते हैं तो अक्सर बच्चे खुश होते हैं, चलो यार आज तो बढ़िया हुआ, मैथ्स वाले नहीं आए, इंग्लिश वाले नहीं आए। कुछ बच्चे तो ऐसे भी सोचते हैं स्कूल में कभी क्लास में कि आज वो टीचर ना आए तो अच्छा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? द टीचर वाज एब्सेंट, टीचर एब्सेंट थे। द बॉयज डिड नॉट वर्क, लड़कों ने काम नहीं किया। तो चलिए इसको देखते हैं क्या करेंगे। फिर से हमको फॉर्म ऑफ बी मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द टीचर बीइंग एब्सेंट, कॉमा द बॉयज डिड नॉट वर्क। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा तो वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप रिप्लाई जरूर करिए, ठीक है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा, तो आप वो भी बताइए कि यहाँ पे प्रॉब्लम है या क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगा फिर से उसे इम्प्रूव करने की। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि आपको तो समझ में आ रहा है लेकिन जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपके दूसरी क्लासेस में पढ़ रहे हैं या दूसरे स्कूल के कहीं के भी हैं, आप उन्हें भी शेयर करिए कि आप ये वीडियोस देखिए, आपके लिए ये यूजफुल हो सकता है। तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, मैं और अच्छा कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।